नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझे उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। और आपने पीछे के 5 अध्याय जो बुक में आपकी एनसीईआरटी में वर्तमान में लगते हैं वो आपने पूरे कर लिए होंगे। और एक अध्याय हमने एक्स्ट्रा पढ़ाया था जो हम पढ़ते थे तब लगता था, आपके अब वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो वो अब आपके नहीं लगता लेकिन हमारे लगता था, तो हमने पढ़ा दिया। अब अपन ये अध्याय 6, नई एनसीईआरटी का अध्याय 6 है और पुरानी एनसीईआरटी का अध्याय 7, भू आकृतियों तथा उसका विकास देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है भाई। अब इससे पहले अपन ने भू आकृति अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों के बारे में जान के आए हैं। अब अपन देखते हैं भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है। तो अपक्षय की प्रक्रिया के हो जाने के बाद क्या चालू होता है, अपना अपर्दन चालू होता है। और अपर्दन ही भिन्न भिन्न प्रकार की भू आकृतियों का क्या करता है, निर्माण करता है। भू आकृतियों के निर्माण में यह अपर्दन सहायक है। पहले क्या होगा, जगह पर पड़ी चट्टाने उसमें टूट फूट आएगी और उसके बाद क्या होगा, इन द्वारा उनका क्या होगा, अपर्दन शुरू हो जाएगा। यानी उन पदार्थों को वहां से उठाकर इनमें से किसी एक कारक द्वारा उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। जहां से वो उठा करके और जहां तक ले जाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, अपर्दन। और जहां ले जाके छोड़ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, निक्षेपण। तो अपर्दन क्या है, भू आकृतियों के निर्माण में क्या है, सहायक है। यानी ये अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां निर्मित कर सकता है। भू आकृतियां होती क्या है, इस पाठ का नाम भी भू आकृतियां है, तो अपन जानते हैं पहले भू आकृतियां क्या होती है। सर्वप्रथम तो छोटे या मध्यम आकार के भूखंडों को क्या कहते हैं, भू आकृतियों के नाम से अपन जानते हैं। छोटे और मध्यम आकार के भूखंडों को अपन क्या कहते हैं, तो भू आकृतियों के नाम से जानते हैं। और बहुत सी भू आकृतियां मिलकर क्या बना देती है, भूदृश्य। क्या बना देती है, भूदृश्य। ये उसी प्रकार है, मतलब जैसे अपन स्कूल के तौर पर देखें तो एक क्लास के बच्चों को क्या कहते हैं, क्लास पूरी, मतलब एक रूम के बच्चों को क्या कहते हैं कि यहाँ एक क्लास बैठी है। और जब अपन पूरे प्रार्थना स्थल में होते हैं तो वहां सभी क्लासों के बच्चे होते हैं, यानी छोटे और मध्यम आकार के सभी भूखंड होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, भूदृश्य। तो उसको अपन पूरा वैसे स्कूल के सभी पूरे स्कूल के बच्चे यानी पूरा स्कूल। ठीक है, तो ये भूदृश्य क्या है, छोटे और मध्यम आकार के, इसमें बहुत से खंड है, छोटे और मध्यम आकार के होते हैं, उनको अपन भूखंड कहते हैं। और बहुत सी भू आकृतियां मिलकर क्या बना, छोटे और मध्यम आकार के भूखंड होते हैं उसको भू आकृतियां कहते हैं। और बहुत सी भू आकृतियां मिलकर क्या बनाती है, एक भूदृश्य बना देती है। फिर अपन देखते हैं इसमें पहला कारक लेते हैं। अब अपन ने इसको समझ लिया भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, भू आकृतियां क्या होती है। अब अपन सबके द्वारा, मतलब कौन निर्माण करता कौन है, तो प्रवाहित जल करेगा, भूमिगत जल करेगा, हिमनद करेगा और समुद्री जल करेगा और पवन करेगी। कौन कौन करेगा, सर्वप्रथम अपन प्रवाहित जल को पढ़ने वाले हैं, 2 नंबर पर भूमिगत जल को, उसके बाद हिमनद को, उसके बाद समुद्री जल को और उसके बाद पवन को। इसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले जिस सीक्वेंस में बुक में अपने दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें प्रवाहित जल अपन सर्वप्रथम देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रवाहित जल के भाई क्या कार्य क्या क्या होता है। प्रवाहित जल में आपको बता दूं पहले होता क्या है, यानी भूमि पर प्रवाहित जल। और इसमें मुख्य रूप से कौन सा जल शामिल होता है, नदियों वाला जल शामिल होता है, यानी नदियों की आकृतियों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, कार्य यानी ये कहाँ कार्य करता है या क्या कार्य करता है, तो आंध्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है वहां यह सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक माना जाता है। उन प्रदेशों में जहां सबसे अधिक वर्षा होती है उन प्रदेशों में यह सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रवाहित जल, प्रवाहित जल परत के रूप में फैलाव और रैखिक रूप में प्रवाह। किसमें, परत के रूप में फैलाव और परत के रूप में प्रवाहित जल। इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। प्रवाहित जल के कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक तो क्या है, परत के रूप में फैलाव और रैखिक रूप में प्रवाह। परत के रूप में फैलाव इसका मतलब कि बड़े से क्षेत्र में क्या है, पानी पड़ा है, उस क्षेत्र में कहीं ढाल नहीं है तो वो एक और जा नहीं रहा, यानी पूरा क्षेत्र समतल है तो उस पर जो जल वर्षा से आकर गिरेगा वो कैसा होगा कि भाई समतल आकार में जल पड़ा है, मतलब ठहरा हुआ है वहां, वो इधर उधर कहीं जा नहीं रहा। यानी पूरा अपन देख कहीं लेते हैं, वैसे अपन अपने जैसे खेतों में पानी लगाया होगा आपने, नाले के द्वारा जब अपन पानी लगाते हैं, यानी साधारण भाषा में खाड़ में जब पानी लगावा तो आटा भीज जावे सारी, तो बिन के क्यों आपा क्या वो वैज्ञानिक है परत के रूप में फैलेडो है। ठीक है, और खाड़ में जो पानी चलने लग गया वो किसी है रैखिक प्रवाह।
यानी एक रेखा के रूप में आने लगे तो खाड़ा में पानी किसो का रेखा के रूप में आने लगे या महेंद्र में पानी किया रेखा के रूप में आने लग रहा है। और जब आपा में फसल के में वितरित करा यानी फसल ने पानी देवा जद के करा के खाड़ो हुआ है वो आट के द्वारा आपा के करा डोले बनाई है बंग में पानी डाल देवा तो वो एक के परत के रूप में फैल जाए और सारी फसल भी के हो जाए सिंचित हो जाए। तो बिया भी वर्षा में हुए जब समतल आकार होसी तो भट्टा पानी के करे वो रुक जाओ वो कि नहीं पता क्यों क्योंकि समतल है। और अगर ढाल होसी तो वो ऊंचाई से ढाल के और प्रभावित होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं परत के रूप में पानी का फैलाव और रैखिक रूप में पानी का फैलाव। मुझे अब पूरी उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और ये रैखिक प्रवाह होता है उसको कहते हैं कि अपन घाटियां नदियां और सरिताएं। सरिताएं छोटी नदियों का छोटा रूप होता है उसको सरिताएं कहते हैं। ठीक है, और नदियां तो आप जानते ही हो देखी भी होगी आपने नदियां। और ये घाटियां यानी नदियों द्वारा निर्मित घाटियां ये वह है पुराने समय में नदियां क्या करती है कटाव करके घाटियों का निर्माण कर देती है। अब अपन देखते हैं अधिकतर स्थल रूप नदियों की किस अवस्था में बनते हैं युवा अवस्था में अधिकतर स्थल रूपों का निर्माण होता है। और जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है तेज ढाल हो जाते हैं वो मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और नदियों में जल की गति मंद हो जाती है। यानी पहले तो क्या था बड़ा ऊंचा पर्वत था तो वहां से पानी आता था तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से आता था। अब अपर्दन के द्वारा क्या हो गया वो पर्वत नीचा हो गया। नीचा हो गया तो क्या है ढाल वो क्या हो गया अपने मंद हो गए थोड़े और ढाल मंद हो गए। फिर क्या बची नदियों में जल की गति जब वो ऊपर से अधिक ऊपर से आता था तो नदियों में जल की गति क्या होती थी बहुत ज्यादा होती थी। और अब वो कम ऊपर से आता है तो नदियों के जल की जो गति है वो क्या हो जाती है नदियों के जल की गति है वो मंद हो गई है। ठीक है, फिर नदियों के जल की जब गति मंद हो जाती है तभी क्या स्टार्ट होता है अपना निक्षेपण स्टार्ट होता है। यानी तेज गति में तो निक्षेपण होगा नहीं तब तो उसमें पानी में वो क्षमता है कि वो अधिक से अवरोधों को बहा करके अपने साथ ले जाए। लेकिन जब वो गति मंद हो जाएगी तो क्या होगा निक्षेपण भी शुरू होगा। इसको अपन एक उदाहरण से थोड़ा देखते हैं कैसे अपन जब किसी अपन वैसे किस उदाहरण को कहां से अपन उदाहरण लाए। हाँ देखो अपना जब जब अपन कहीं बहता जल देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं एक बार उसमें क्या होती है मिट्टी की मात्रा होती है वो क्या होती है उसमें ज्यादा हो जाती है यानी उसने मिट्टी का अपर्दन कर लिया। और जब उसमें मिट्टी की जब अपन जल हिलाते हैं तो उसमें क्या होती है मिट्टी की मात्रा मिट्टी ऊपर आ जाती है। अगर थल्ले में मिट्टी जमी हुई है तो वो क्या आ जाएगी ऊपर। एक किसी गिलास का उदाहरण दे उसमें अपन नीचे कुछ मिट्टी घेर देते हैं उसको ऐसे हिलाते हैं तो मतलब जल क्या हो गया गतिमान हो गया और उसमें मिट्टी ऊपर आ गई यानी मिट्टी उसके अंदर अब तैर रही है। तो अपने बड़े क्या कहते हैं कि एक बार इसको शांत रहने दो ये मिट्टी है ये नीचे चली जाएगी और ऊपर स्वच्छ जल रह जाएगा। यानी वह जल क्या हो गया धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो गई तो उसमें जो अपर्दित पदार्थ थे यानी जो रेत के वो कण थे जब वो गतिमान था तो उसमें उन कणों का भार उठाने की क्षमता थी। अब वो स्थिर हो गया तो उसमें उन कणों को उठाने की क्षमता नहीं रही तो उसको क्या कर देगा वो निक्षेपित कर देगा यानी नीचे निक्षेपित कर देगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बढ़िया उदाहरण दिया है मैंने। ठीक है, तो जब युवा अवस्था में होगी तो नदियों में जल की गति क्या होगी अधिक होगी तो क्या कर देगी वो अपर्दन करेगी तो जो ढाल अधिक थी यानी पर्वत ऊंचा था तो ढाल अधिक थी तो वो पर्वत क्या हो जाएगा कट के नीचे आ जाएगा और ढाल क्या हो जाएगी मंद हो जाएगी। ढाल तेज थी पहले और अब क्या हो जाएगी ढाल मंद हो जाएगी। ठीक है, और नदियों में जल की गति है वो भी क्या हो जाएगी मंद हो जाएगी। पहले ऊपर से आ रहा था तो ज्यादा तेज थी अब मंद हो गई और मंद गति हो जाएगी तो जिसके अंदर वो अपर्दित वाले बड़े पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे निक्षेपण प्रारंभ हो जाएगा। जल की गति तेज होगी तो निक्षेपण क्या होगा कम होगा और जल की गति जब धीमी होगी तो निक्षेपण अधिक होगा। और अब इसमें जल की गति क्या होगी मंद हो गई तो निक्षेपण प्रारंभ हो गया और निक्षेपण अधिक होने लग गया। लगातार अपर्दन से क्या होते हैं तल समतल हो जाता है यानी लगातार जब अपर्दन होगा तो तल कैसा हो जाएगा अपना समतल तल हो जाएगा। यानी कुछ अवरोधी चट्टाने है उसको जल है वो क्या ले जाएगा काट करके ले जाएगा हवा काट करके ले जाएगी सभी ये जो पदार्थ है ये काट करके ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा समतल हो जाएगा। और जब तल समतल हो जाता है तो अधोमुखी कटाव वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। यानी ये नदी है कोई तो एक तरफ से ये नीचे होगी एक तरफ से ऊंची होगी तो जब ये अधिक जल की गति होगी तब क्या करेगी जल यहाँ कटाव करेगा। ठीक है, लेकिन जब धीमे जल की गति होगी तो यहाँ तो इतना ज्यादा कटाव नहीं कर पाएगा क्योंकि नीचे जल की गति भी है भी नहीं तो ऊपर से ये कटाव करेगा पार्श्व कटाव करना शुरू करेगा।
तो क्या होता है, तल जब समतल हो जाता है तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है, यानी तल जब समतल हो गया थोड़ा तो ये कटाव कम हो जाता है, और पार्श्विक कटाव है ये बढ़ने लग जाता है, यानी पानी अब क्या करेगा, फैलने लग जाएगा, नदियां अब और ज्यादा विस्तृत आकार में फैल जाएंगे, ठीक है। और इससे फिर क्या होता है, समतल मैदानों का निर्माण हो जाता है। और ये दो शब्द आपके मेनोडनोइक और पेली पेनिप्लेन, पेली प्लेन। तो पेली प्लेन तो किसको कहते हैं, समतल मैदानों को कहते हैं। मेनोडनो मेनाडनोक किसको कहते हैं, जब अपनी नदियां बह रही होती है तो कुछ चट्टानें तो है वो कट जाती है, लेकिन कई चट्टानें अधिक अधिक कठोर होने के कारण जल नहीं काट पाता इनको, और वह एक अतृप्त अवशेष यानी कहीं कहीं वह अवशेष के रूप में खड़ी हुई बच जाती है। जैसे अपन कहीं रेत है और उसके बीच एक पत्थर को मेलते हैं, रखते हैं, तो क्या है वहां से पानी गुजारते हैं, ठीक है, वहां से पानी गुजारते हैं तो क्या देखेंगे, रेत थी वो तो पास से कट के चली गई, और जो पत्थर था उसमें कुछ नहीं हुआ, तो पत्थर वहां बच गया, बाकी का मैदान क्या हो गया, समतल हो गया। तो उसी को क्या कहते हैं ना, मेनोडनोइक कहते हैं, यानी अतृप्त कहीं न कहीं चट्टानें हैं ये बच गई, जल इनको काट नहीं पाया। अब अपन नदी की क्या होती है, तीन अवस्थाएं होती है, नदियों की भी होती है, प्रवाहित जल की अपन तीन अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। युवा अवस्था यानी जब वो जवान हुए, तो अब आपने केवे जवान हो तो आपने फुल ताकत है, आप फुल काम कर लेवा, और अपन तो ज्ञान को आप धीरे धीरे ज्ञान ने विकसित करा, ठीक है। तो ये इनमें होसी नदियां संख्या कम है, यानी अब प्रक्रिया चालू काम करना चालू करी है, तो अब गिनता रुपया कोनी बड़ा रुपया कोनी, यानी नदियां की संख्या बड़ी कोनी, तो इनके ना पानी अकरा कम है, यानी नदियां बढ़नी चालू हुई है, यानी बड़ा बड़ा मोटा आना चालू हो गया, ठीक है। युवा अवस्था में अपनी आई कंडीशन है। वी आकार की घाटियां बनाओ, यानी युवा अवस्था में नदी है देखिए किसी बनासी वी आकार की जल तेजियों बहाव तो क्या करो, नीचे घटाव करो, नीचे घटाव करोगे तो वी आकार की घाटियां निर्माण होती। जल विभाजक विस्तृत और समतल, यानी जल विभाजक का मतलब ये कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र की कुछ ढाल इधर है और कुछ ढाल इधर है, कुछ ढाल इधर है, तो यहाँ वाली नदी यहाँ आएगी, यहाँ वाली नदी इधर चली जाएगी, यहाँ वाली नदी इधर चली जाएगी। ये जो विभाजक क्षेत्र है, यानी इसने इधर विभाजित किया, इसने इधर विभाजित किया, तो ये विभाजित क्षेत्र इसमें क्या होते हैं, चौड़े होते हैं और विस्तृत होते हैं। जब अपन युवा होते हैं तो अपना इतनी जानकारी नहीं होती, वैसे युवा से जोड़ रहा हूँ तो पानी है थोड़ा तो अलग हो गई, नहीं पूरा तो नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन अपनी पहुंच कम होती है, तो ये जो विभाजक क्षेत्र है ये जाता है, यानी अज्ञान का क्षेत्र वो जाता है। फिर जल प्रपात है छिपरी, नदी विसर्प बनाती है, यानी नदी क्या करेगी, यहाँ उसको अपने से जोड़ना बंद कर एग्जांपल को, वैसे आपको समझ में आएगा नहीं, नदियां युवा अवस्था में होगी तो उनकी संख्या कम होगी, क्योंकि अभी अभी शुरू हुई है तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा है नहीं, वह वी आकार की घाटियां बनाएंगी, क्योंकि अभी वो ऊपर से चल रही है नीचे आ रही है तो अधोमुखी कटाव करेगी ज्यादा। फिर जल विभाजक विस्तृत होंगे, विस्तृत यानी बड़े बड़े जल विभाजक होंगे, यानी नदियां दोनों दिनों और जा रही है तो अभी तक उसने बहुत ज्यादा अपर्दन किया नहीं है, तो ये जल विभाजक क्या है उसके विस्तृत है। और नदी है विसर्प और गंभीरीभूत विसर्प, यानी पहले क्या बनेंगे, नदी विसर्प बनेंगे, फिर ये तली में कटाव कर रही है तो क्या होंगे, वो भूमि में गुम हो जाएंगे, यानी नीचे नीचे तक चले जाएंगे ये विसर्प। और फिर जहां मान लो कुछ जगह तो इसने चट्टानों को काट लिया, जहां मुलायम चट्टानें थी तो जल ने काट लिया, और कुछ जगह है चट्टानों को नहीं काट पाया जल, तो वहां क्या बनता है, जलप्रपात और छिपरिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है युवा अवस्था आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं प्रौढ़ावस्था को। अब वही बढ़िया, ठीक है, इम्कान को चल गया, पहला नदियों की संख्या कमी, नदियों की संख्या भी बढ़ गई और नदियों में जल की मात्रा हो गई अधिक, सहायक नदियों का भी निर्माण हो गया, यानी अब थोड़ा सा बिजनेस मोटा हो गया, बीए जोड़ के देखा था, थोड़ा सा बिजनेस मोटा हो गया, और नदियां में अब जल की संख्या पिछला बार ठीक आ गया, और मतलब सहायक व्यापारी भी, यानी अब आपने काम करने वाला आदमी भी है, मतलब और छोटा मोटा बिजनेस आपने हूं भी स्टार्ट करे, ठीक है। अब इतो सो तो ये समझ में आएगा ज्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है, नीचे ना जोड़ना लाग जाए। नदियों में क्या हो गया, अब जल की मात्रा अधिक हो गई और सहायक नदियों का निर्माण हो गया, यानी समय कुछ ज्यादा हो गया, तो नदियों में जल की मात्रा, यानी पहले ऊपर से आती थी तो उनमें जल की मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक है, वह ज्यादा क्षेत्र का जल ग्रहण करने लगी, कुछ अवरोधी चट्टानें थी उसको उसने काट लिया, वह नदियां पूरी उसमें अंदर मिल गई, और सहायक नदियां भी इसकी हो गई, यानी ये नदी तो पहले से चल ही रही है, ये तो पहले से चल ही रही है, और एक कोई छोटी नदी है वो इसमें आकर मिल जा रही है, यानी वर्षा हो रही है तो पहले कहीं हो सकता है उधर चला जाए, अब हो सकता है कुछ चट्टानों के विरोध के कारण यहाँ आ गया,
तो फिर ये नदी है उसमें जाकर के मिल जाएगी, तो ये सहायक नदियों का विकास भी हो जाता है। वी आकार की गहरी घाटी बनाती है। पहले तो क्या थी, वी आकार की घाटी बनाती थी, लेकिन अभी भी स्पीड तो इसकी ज्यादा ही है। और उसने तभी क्या है, तली में कटाव करना शुरू कर दिया था, अभी भी तली में कटाव कर रही है। तो पहले तो ये घाटी इतनी थी, ठीक है, इतनी बड़ी थी, लेकिन अब ये घाटी इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि तब से कटाव चल ही रहा है। तो इसमें गहरी घाटियां पाई जाती है। जलप्रपात और छिपरिकाएं लगभग लुप्त हो जाती है, पूरी तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग लुप्त इसमें हो जाती है। यानी उसका अपर्दन और निक्षेप, अपर्दन से इन्होंने जलप्रपात और छिपरिकाएं की जो चट्टानें ऊपर थी, उन्होंने नदी के समतल ही बना लिया उनको, ठीक है। फिर वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां, छोटी सहायक नदियां की वजह से कम हो जैसे छोटी मोटी वह तो आप में मिला ली, अपर्दन करके क्षेत्र विस्तार कर लिए, तो आप में बिल्गी बगी ढाल की वजह से मंद हो जैसी, क्योंकि अभी तो ढाल रहे हो नहीं। फिर भूदृश्य लगभग के वजह से समतल हो जैसी और यू आकार की घाटियां बना सी, ठीक है। अपर्दन द्वारा भूदृश्य के कर लिया, समतल कर लिया, यू आकार की घाटियां बना ली। और अब क्या करेंगे, मैदान नाम जब बेहोगी तो पहला तो वी आकार की घाटी, अब अपर्दन करके घाटियां क्या कर ली, चौड़ी कर ली, तो वहां विस्तृत मैदान पाए जाएंगे, ठीक है। अब मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको भाग नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके बाद इसके अपरदित और निक्षेपित स्थल रूप जल के पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय को कम से कम 2 सप्ताह तो नहीं कहूंगा, लेकिन 1 डेढ़ सप्ताह लगेगा, आराम से पढ़ते जाओ आप। और ज्यादा से अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ो, पढ़ने वाले बच्चों की जरूरत है अपन को, अपन उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। जितनी ज्यादा हेल्प अपन उसकी कर पाए उतना बढ़िया है। अगर आप किसी को जानते हो ना कि वह कक्षा 11 या 12 में पढ़ता है, तो उसको जरूर जरूर जोड़ो, ठीक। यूट्यूब पे दिखाई नहीं, स्क्रीन जूम करके। और जब आप वो यूट्यूब पे हो सकती है कभी क्लास में दिखाई नहीं दे, तो भी क्वालिटी सुधार लो अपने पास, एक बार इतना कैमरा बढ़िया नहीं है, संसाधन जब अपने विकसित हो जाएंगे तो देख लेंगे, बढ़िया कैमरे वगैरह भी ले आएंगे। और जब कोई शब्द ना भी दिखे तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जूमिंग करके देख लिया करो, ठीक। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।